हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। ये लास्ट टाइम सेमेस्टर 3 में हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये सब्जेक्ट था और इसका क्वेश्चन पेपर है 2024 और 25 का। और इसमें मेनली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करे गए हैं। बहुत से टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं उनका ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, कहीं फंक्शन पूछ लिया, कहीं कुछ पूछ लिया। तो वो चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। आप जैसे यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो लिस्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन, ठीक। उसके बाद वैल्यू चेन। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या एक टॉपिक दूसरे क्वेश्चन या उससे टॉपिक से मिलता जुलता हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी स्ट्रैटेजिक पूछ लिया गया और ऑपरेशनल इशू पूछ लिए गए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये भी उससे ही कनेक्ट है। नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो सारी चीज़ों से कनेक्ट है, सप्लाई चेन से भी है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स भी है और साथ में ये वेयर हाउस से भी है। देखो अब डिफरेंट स्टेजेस पूछ ली गई सप्लाई चेन की, उसी में साइकिल व्यू पूछ लिया गया सप्लाई चेन का। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन के क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते दिखेंगे और आपको सप्लाई चेन अगर क्लियर हो गया तो आप ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं और उसके स्टेजेस क्या हो सकते हैं वो लिख सकते हैं और साइकिल व्यू क्या होता है वो भी बता सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन पेपर और इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने पहले यहाँ पे बना रखा है कि मास्टर टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन कवर करे जा रहे हैं। तो जैसे कि सप्लाई चेन फंडामेंटल प्रोसेस व्यू ऑफ सप्लाई चेन, ठीक। तो सप्लाई चेन का पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा और ये भी सप्लाई चेन का ही है। बाकी ऑपरेशनल इशू पूछे गए, SCM मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन के स्टेजेस पूछे गई, साइकिल्स पूछी गई। तो सारी चीजें सप्लाई चेन में क्या क्या होता है हम लोग यहाँ पे मुद्दे पे बात करेंगे। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सप्लाई चेन के। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होंगे, जैसे कि पहला हमारा यहाँ पे है मैक्सिमाइज ओवरऑल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कस्टमर को बेस्ट वैल्यू मिले और कंपनी का प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। मतलब कस्टमर तक का जो पहुंचाने के लिए चीजें लगती है ना, प्रोडक्ट बनाना से लेके उसको डिलीवर करने तक का, वो कस्टमर तक का पहुंचाने तक का उसको बेस्ट वैल्यू देनी है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, रिटर्न आने की कोई चांसेस ना हो और साथ में कंपनी उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। दूसरा इसमें है यहाँ पे मिनिमाइज सिस्टम वाइड कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब ये सारी चीजें हमारी मेंटेन रहे और कम से कम में हो जाए, इसको कहते हैं। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट सही टाइम पर और सही क्वालिटी में डिलीवर हो जिससे कस्टमर खुश रहे। और फिर आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में ये होता है कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कम हो। कॉस्ट जितनी कम होगी उतना अच्छा होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमारा आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी में ये होता है कि रिसोर्सेज और प्रोसेस को बेस्ट यूज करना। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि मार्केट के चेंजेस के हिसाब से क्विक रिस्पांस पॉसिबल हो। फिर हमारा आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये होता है कि सप्लाई चेन के थ्रू कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सेकंड मतलब इसका टॉपिक सेकंड, स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की स्टेजेस क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी सप्लाई चेन की जो पहली हमारी स्टेज होती है उसमें होता है सप्लायर। सप्लायर में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि सप्लायर से रॉ मटेरियल कैसे लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में गुड्स स्टोर करता है और आगे रिटेलर को सप्लाई करता है। फिर हमारा रिटेलर आता है। रिटेलर का क्या काम होता है, रिटेलर का काम होता है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना। फिर हमारा कस्टमर आता है। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर हमारा फाइनल बायर होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है। इसको एक साइकिल की तरह समझ लो तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल गया सप्लायर के पास और इसमें देखो कहीं ना कहीं तुम्हें लॉजिस्टिक्स दिख रहा होगा, ठीक है। लॉजिस्टिक्स कैसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं हम लोग, लॉजिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, तो अब वापस बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर जाता है जहाँ बनता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जाता है वो जो सामान बन के जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर कस्टमर के पास पहुंचा देगा। और कस्टमर के बाद यहाँ पे एक लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सप्लाई रॉ मटेरियल। तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है। वापस चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे अपने, हाँ, स्टेजेस हो चुकी हैं। स्टेजेस में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, स्टेजेस 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी आगे, इसमें होता है अप स्ट्रीम, फिर हमारा आता है इंटरनल स्टेज, फिर हमारा आता है डाउन स्ट्रीम। ये 3 भी स्टेजेस होती हैं। इन 3 स्टेजेस का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। इस स्टेजेस में क्या होता है, अप स्ट्रीम ये बताता है कि सप्लायर और उनके सप्लायर, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते जो सप्लायर के भी सप्लायर, मतलब जो हमारा सेकंड स्टेज था मैन्युफैक्चरर के बाद वाला जिससे हम प्रोडक्ट आगे बढ़ाते हैं, उसके भी सप्लायर चाहिए होते हैं ना, जिससे हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो ये वाली चीज वहां पे आती है। उसके बाद इंटरनल आता है। इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर का प्रोडक्शन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो मैन्युफैक्चरर के पास आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर तक का लेके जाएगा। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 3 चीजें हमारी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, कस्टमर। मेनली हमारा इसमें क्या होता है, कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट को पहुंचाना है हमारे कस्टमर तक का, किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से और रिटेलर की मदद से। ये हमारे 3 अलग से स्टेजेस भी होती है। तो आपके पास कम से कम यहाँ के 5 पॉइंट और वहां के 3 पॉइंट, एक बढ़िया सा आंसर बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है वो समझते हैं। साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई चेन को साइकिल्स में डिवाइड करके समझना, और हर साइकिल 2 स्टेजेस के बीच होती है। अभी जो हम लोग जो चीज कर रहे थे यही सारी चीजें होती हैं साइकिल, कुछ अलग नहीं होता है जो अभी हम लोग सप्लायर मैन्युफैक्चरर ये सब पढ़ते हुए आ रहे थे। पहला इसमें क्या होता है कस्टमर ऑर्डर साइकिल। कस्टमर ऑर्डर साइकिल क्या होता है, कस्टमर से रिटेलर, ये वाली जो चीज होती है ये इन दोनों के बीच होती है। जो अभी आपने स्टेजेस पढ़ी सेम चीज वही होती है, ठीक, इन दोनों के बीच में होती है। इसका काम क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है और रिटेलर उसको फुलफिल करता है, बस सिंपल। कस्टमर ऑर्डर करेगा, रिटेलर उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, मार्कर लगा लेते हैं, रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट में क्या होता है, सेम चीज, हम लोग किसके पास जाते हैं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन दोनों के बीच की कहानी होती है। इसमें क्या होता है, रिटेलर को स्टॉक कम होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से नीड रखता है कि मुझे इतने स्टॉक्स की जरूरत है या इतने सामान की जरूरत है, तो वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर उसके नीड फुलफिल करता है। फिर हमारा आखिरी आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर के बीच की कहानी होती है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड भेजता है और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है। मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि इतने प्रोडक्ट की जरूरत है, इतनी कमी हो रही है, तो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमारा आता है आखिरी प्रोक्योरमेंट साइकिल। प्रोक्योरमेंट साइकिल में ये होता है कि ये किसके बीच होती है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिख रही होगी, सारे आंसर घूम फिर के वहीं चलते रहते हैं। तो अब जब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच की जो बात होती है उसमें ये होता है मैन्युफैक्चरर आगे डिमांड भेजता है कि मुझे इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है और सप्लायर उसकी नीड फुलफिल करता है। आई होप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। आगे आते हैं, इसमें आगे कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल इश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला हमारा होता है स्ट्रेटेजिक, मतलब डिसीजन फेज भी और इश्यूज के बारे में बात पूछी जा रही है। जो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर सप्लाई चेन में और क्या क्या होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें पहली चीज हमारी क्या होगी, स्ट्रेटेजिक होगी। स्ट्रेटेजिक में क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म होती है। ये डिसीजन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ईयर्स के लिए होता है। बेसिकली मान के चलो ये ईयरली के लिए होता है। फैक्ट्री कहाँ बनानी है, आउटसोर्स करना है या खुद बनाना है। आउटसोर्स का मतलब होता है कि कुछ जो काम होते हैं वो किसी और से करवा लेना, और कुछ चीजें जैसे हमारा कस्टमर सर्विस हो गया, हमने किसी और को दे दिया, मार्केटिंग हो गया, वो काम किसी और से करा लिया, तो ये चीज कि हम वो चीज हम खुद करेंगे या किसी और एजेंसी से करवाएंगे। फिर हमारा आता है टेक्टिकल। टेक्टिकल में क्या होता है, ये डिसीजन मीडियम टाइम के लिए होता है, मतलब मंथ्स या क्वार्टर या ईयरली भी होता है, मतलब एक पीरियड में होगा ये। इसमें क्या होता है कि ये डिसीजन मीडियम टाइम के लिए इसलिए रखा जाता है जिसमें हमें पता चल सके, जैसे इन्वेंट्री पॉलिसी, कितनी स्टॉक रखेंगे, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि टाइम के हिसाब से ट्रेंड्स बदलते हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजीज भी बदलनी पड़ती है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ती है। फिर हमारा आता है ऑपरेशनल एकदम शॉर्ट टर्म होता है। इसमें होता है कि डेली, वीकली लेवल के डिसीजन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आज का ट्रक लोडिंग शेड्यूल, ठीक है, फिर स्पेसिफिक ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजों पे बात होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बड़ा, इसमें क्या आता है, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होता है ये समझते हैं। वैल्यू चेन का मतलब होता है कंपनी के लिए वो एक्टिविटीज जो मिलके कस्टमर को वैल्यूबल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे कि इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है हमारे पास, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल का आना, ऑपरेशन जैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें ये होता है कि फिनिश्ड गुड्स का डिस्पैच, और फिर हमारा आता है इसमें मार्केटिंग। ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और मैं इनका मतलब भी अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। मार्केटिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मार्केटिंग करते हैं। सर्विसेज आता है आफ्टर सेल सपोर्ट्स। मान लीजिए आपका कोई सामान है, किसी कस्टमर को अच्छा नहीं लगा तो वो वापस भेजेगा, या जो भी उसको फीडबैक होगा जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीजें। फिर सपोर्ट एक्टिविटीज आती हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, अभी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज आती है। सपोर्ट एक्टिविटीज में ये होता है जैसे एचआर, एम्प्लॉइज मैनेज करना, ये अंदर की बात होती है, इंटरनल बात होती है, मतलब हमारा एम्प्लॉइज को मैनेज करना, ये एचआर में आता है। टेक्नोलॉजी होता है जिसमें सिस्टम ऑटोमेशन की, कहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचा, तो वो सारी डिटेल, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, मास्टर टॉपिक 2 की तरफ चलते हैं। ये चीज हम लोग पहले ही देख चुके थे। मास्टर टॉपिक 2 की तरफ आते हैं। मास्टर टॉपिक 2 हमारा है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4, ये तो सेक्शन 1 है। बड़े क्वेश्चन देखो 1 2 3 क्वेश्चन बड़े भी देखने को मिले, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये तो 4A 4B तो एक ही उसका मिल जाएगा, इनमें से कोई एक ही करना होगा, बट 6B में भी कहीं ना कहीं रिवर्स लॉजिस्टिक्स देखने को मिला है। तो 14 नंबर का यहाँ से आया है, ऊपर 2 2 2 2, ठीक, 8 नंबर का ऊपर से आया है। तो बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स से भी पूछा जाता है, और जनरली आपको लॉजिस्टिक्स, अगर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट क्लियर है, ट्रांसपोर्टेशन क्लियर है, तो कहीं ना कहीं आपको 20 नंबर का यहाँ से देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें तो ज्यादा देखने को मिल रहा है, पर अब 70 नंबर का आएगा हमारा, तो उसके हिसाब से 20 नंबर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। लॉजिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। लॉजिस्टिक्स एससीएम का वो पार्ट होता है जो इंश्योर करता है कि गुड्स एंड इन्फॉर्मेशन का फ्लो। इसमें क्या होता है कि पहले फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड का मतलब होता है सप्लायर से कस्टमर तक का जाना, और रिवर्स होता है कस्टमर से कंपनी तक का आना। मतलब रिवर्स इसलिए होता है, जैसे कोई सामान किसी को पसंद नहीं आया तो उसके बाद वो क्या करता है, रिवर्स लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है वहां पे, कि वो सामान वापस आपके घर से उठा के फिर से कंपनी को वापस भेजा जाता है। उसमें कोई भी कस्टमर के इश्यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर को पसंद नहीं आया, या उसमें कुछ डैमेज हो सकता है, साइज इश्यूज हो सकते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
कंपोनेंट्स होते हैं जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग में क्या होता है, कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, प्रोसेस करना और डिस्पैच करना। क्या करना, पहला हमारा होता है कस्टमर का ऑर्डर रिसीव करना, जो भी उसने ऑर्डर करा है, उसके बाद प्रोसेस करना और फिर उसे भेजना, डिस्पैच करना। फिर हमारा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है, स्टॉक का बैलेंस रखना, ना ज़्यादा हो ना कम हो, ताकि जब डिमांड आए तो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। फिर हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मूविंग गुड्स। इसका ये मतलब होता है गुड्स का मूव करना, जैसे कि रोड्स के द्वारा, रेल के द्वारा, एयरप्लेन के द्वारा, वाटर के द्वारा, किसी भी चीज का हम लोग सहारा ले सकते हैं। मोस्टली हम लोग देखते हैं तो रोड और रेल का ही सहारा लिया जाता है। वाटर के लिए तो तब लिया जाता है, वाटर और एयर के लिए तो मोस्टली तब लिया जाता है जब हम लोग ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में हो, या हमें कुछ किसी को ग्लोबली भेजना हो या ग्लोबली मंगाना हो। फिर हमारा आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गुड्स का सेफली स्टोर करना जब तक वो डिलीवरी नहीं हो जाती है उस चीज़ की। वेयर हाउस में हम लोग क्या रखते हैं, सामान रखते हैं, जहाँ पे एक तरीके से, और भी लोकल लैंग्वेज में समझ लो, गोडाउन तरीके का। ठीक है, गोडाउन में जैसे हम लोग सामान रखते हैं ना, फिर हम लोग वो चीज़ें जब कम पड़ती हैं स्टोर से तो हम लोग वहाँ पे उसको सेटल करते हैं। बट वेयर हाउसिंग में क्या होता है, हम लोग सामान एकदम संभाल के रखते हैं, कोई कस्टमर जब मंगाएगा तो वो वहाँ से पैच होके निकाल दिया जाएगा। फिर आता है हमारा इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। इन्फॉर्मेशन कंट्रोल का मतलब होता है ट्रैकिंग सिस्टम, स्टेटस चेक, शिपमेंट ट्रैकिंग और इन्वेंट्री अपडेट। इसमें ये चीज़ें देखी जाती हैं कि जैसे हमारा जो ट्रैक करना है कि प्रोडक्ट कहाँ से कहाँ पहुंचा, फिर स्टेटस देखते रहते हैं ना कि ये प्रोडक्ट कल तक आ जाएगा, तो ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा अगला की कॉन्सेप्ट। क्या होता है इसका की कॉन्सेप्ट, ये होता है पहला इसका जो है कंटेनराइजेशन। एक प्रोसेस होता है जिसमें गुड्स को स्टैंडर्डाइज्ड कंटेनर्स में पैक करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये कंटेनर शिप, रेल और ट्रक से इजीली शिफ्ट किए जा सकते हैं बिना गुड्स को खोले हुए। इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, थेफ्ट कम होता है, मतलब इसकी चोरी कम होती है, डैमेज कम होता है, हैंडलिंग ईजी होती है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्रॉस डॉकिंग। क्रॉस डॉकिंग मतलब होता है कि गुड्स इनकमिंग ट्रक से उतर के डायरेक्ट आउटगोइंग ट्रक में लोड होता है। मतलब इसमें बीच में हम लोग वेयर हाउस में नहीं रखते हैं, एक ट्रक से ठीक है, एक ट्रक से सीधा दूसरे ट्रक पे सामान जाता है। इसमें बीच में वेयर हाउस का जो काम होता है ना, वेयर हाउस, इसका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ एक ट्रक से हम लोग दूसरे ट्रक में सामान उतार देते हैं। मतलब वेयर हाउस में रखने की जगह हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं। ये होता है हमारा क्रॉस डॉकिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, इसका ये मतलब होता है यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे सेम साइज के प्लेट्स हो, ठीक है, सेम पैकेजिंग हो, ताकि हैंडलिंग इजी हो जाती है और इससे क्या होता है, कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स ऊपर ऑलरेडी बताया था कि कहाँ से क्या वापस जब सामान हो जाता है तो उससे कहते हैं रिवर्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में क्या होता है, गुड्स कस्टमर से वापस कंपनी के लिए आते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे रिटर्न होता है, ठीक है, इसका रिसाइकल कर सकते हैं, रिफर्बिश कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल कर सकते हैं। सिंपल लाइन में ये समझो कि प्रोडक्ट का उल्टा फ्लो, कस्टमर से सेलर या मैन्युफैक्चरर या कंपनी तक का वापस आ जाना। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स। ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें पहला हमारा होता है कॉस्ट। कॉस्ट में मतलब वाटर चीपेस्ट होता है और एयर सबसे महंगा होता है। ये चीज़ समझ लो, एयर सबसे महंगा होता है और वाटर वाला जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। फिर हमारा आता है स्पीड। स्पीड में क्या होता है, डिलीवरी अर्जेंटली होती है तो हम लोग एयर वाले को चुनते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो किस चीज़ का लग रहा है, क्योंकि वो पहले ही पहुंचा सकता है वाटर से या किसी और चीज़ से। फिर हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि टाइम पे डिलीवरी कंसिस्टेंट हो रही है या नहीं, ये देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में होता है गुड पेरिशेबल है तो हमें फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, और अगर हैजार्ड है, मतलब थोड़ा कठिन है कि टूटने फूटने का डर है, तो उसमें हम लोग सेफ हैंडलिंग की नीडेड की जरूरत होती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर मेरे से अगर कोई गलती से गलत प्रोनाउंस हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मास्टर टॉपिक 3 की तरफ चलते हैं। मास्टर टॉपिक 3 है हमारा नेटवर्क डिजाइन एंड वेयर हाउसिंग। मेनली चीज़ें ये वेयर हाउसिंग पे ही डिपेंड होती हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे जो वेयर हाउसिंग और नेटवर्क डिजाइन से रिलेटेड है। वेयर हाउसिंग क्या होती है, वेयर हाउसिंग का सिंपल मतलब होता है गुड्स को स्टोर करके रखना ताकि बाद में उनको सेल या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वेयर हाउसिंग का मेन काम क्या होता है, वेयर हाउसिंग का मेन काम होता है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच के टाइम गैप को कवर करना। एग्जाम्पल से समझोगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है कि फैक्ट्री ने बिस्किट बना दिए, लेकिन कस्टमर हर दिन थोड़े थोड़े खरीदता है, तो बिस्किट को वेयर हाउस में स्टोर करके रखा जाता है। जब जब डिमांड होगी या जिस तरीके से मांगा जाएगा तो उसी हिसाब से कस्टमर तक का पहुंचाया जाएगा या शॉप्स में पहुंचाया जाएगा। इसलिए हम लोग वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लोग सामान स्टोर करके रख सकते हैं। अब डेली डेली तो नहीं बना सकते, या डेली प्रोडक्शन भी होगा, या मान लीजिए कोई कंपनी है वो बिस्किट का भी कर रही है, चॉकलेट का भी कर रही है, तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं।
ये इतने टाइम पे ये लोग बिस्किट बनाते हैं, अलग टाइम पे वो लोग वो बना चॉकलेट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बनाते जा रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, उसी जगह को हम लोग वेयर हाउसिंग कहते हैं। बाउंडेड वेयर हाउस क्या होता है, पहले एक सिंपल तरीके से समझ लो, फिर उसको और डिटेल वर्जन में बताता हूँ कि क्या होता है। बाउंडेड वेयर हाउस एक ऐसा स्टोर्ड वेयर हाउस होता है जहाँ कस्टम्स को अथॉरिटी के सुपरविजन में रखा जाता है। सिंपल शब्दों में, पहले स्टोर कर लो, ड्यूटी बाद में पे करो जब गुड्स रिलीज करो। अब थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि क्या होता है। इंपोर्टेड गुड्स को वहाँ ड्यूटी पे किया बिना स्टोर करा जा सकता है, वो हमारा होता है बाउंडेड वेयर हाउस। मतलब जब हम लोग मार्केट में अपना गुड्स सेल करेंगे या बेचेंगे, तब हम लोग वो उसका ड्यूटी पे करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं। उससे पहले हम लोग वहाँ बाउंडेड वेयर हाउस में उसको सेफली एंड सिक्योरली रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन क्या होता है ये समझते हैं पहले। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डिज़ाइन का मतलब होता है, कंपनी डिसाइड करती है प्रोडक्ट फैक्ट्री से कस्टमर तक का कैसे पहुंचेगा। एक तरीके से नेटवर्क डिज़ाइन जहाँ पे भी आ जाए, हमारा नेटवर्क डिज़ाइन कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाए, तो समझ जाओ इसको जाल कहा जाता है। वो जाल कि कैसे हम लोग अपने कस्टमर तक का पहुँचेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसमें मेनली डिसाइड करा जाता है कितने वेयर हाउस या प्लांट्स होने चाहिए, कहाँ कहाँ होने चाहिए, लोकेशंस, ठीक, कहाँ कहाँ होने चाहिए। फिर हमारे पास कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए स्टोरेज के लिए, हैंडलिंग के लिए और पावर के लिए, ये डिसाइड करा जाता है इसके अंदर। सिंपल एग्जांपल से समझोगे और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कंपनी इंडिया में सेल कर रही है तो एक ही वेयर हाउस दिल्ली में रखें या नॉर्थ में रखें या साउथ में रखें या वेस्ट में रखें या अलग अलग बनाएं या हर स्टेट में अलग अलग बनाएं, ये चीज़ें हम लोग डिसाइड करते हैं। इससे क्या होगा कि मान लो हम लोग ने सिर्फ दिल्ली में रखा और हमें पूरा इंडिया कवर करना है, और कोई तमिलनाडु से हमें कुछ मंगाता है तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर अगर हम लोग एक सेंट्रल बना लें, वहाँ के साउथ का अलग ही बना लें, ठीक है, या साउथ में छोड़ो, स्टेट में ही हम लोग तमिलनाडु में बना लें, तो जो दिल्ली से वहाँ पहुँचने में उसको 2 दिन लग रहे हैं गुड्स, उसको अब वो एक ही दिन में पहुँच जाएगा। बेसिकली जब बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अमेजॉन वगैरह, तो इनके हर सिटी में नहीं होते हैं या हर स्टेट में नहीं होते हैं। ये मेनली एक टारगेट बना लेते हैं, जोन बना लेते हैं, सेंट्रल जोन बना लेते हैं। जैसे लखनऊ में है तो लखनऊ को अब कवर करना है, सफ़ीपुर कवर करना है, रायबरेली कवर करना है, उन्नाव कवर करना है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और दूसरी तरफ जैसे जेप्टो वगैरह हैं, वो लोग क्या एक ही सिटी में 2-3 जगह रहते हैं, उनके 2-3 जगह वेयर हाउस रहते हैं, उसमें भी वो लोग कुछ ही लोकेशन तक का डिलीवर करते हैं, उसके बाद वो लोकेशन किसी और के अंडर हो जाती है या वहाँ पे वो डिलीवर नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे नेटवर्क डिज़ाइन का काम करती हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ अपना क्या क्या ओपन कर सकते हैं, जिससे हम लोग सिंपली पहुँचा सकें गुड्स को या सर्विसेज को कस्टमर तक का। नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टर्स इम्पैक्टिंग चॉइस। इसमें क्या होता है, नेटवर्क डिज़ाइन चूज करने के जो फैक्टर्स हमें चाहिए होते हैं वो, पहला होता है कस्टमर सर्विस नीड। कस्टमर सर्विस नीड का मतलब होता है कस्टमर को कितनी फास्ट डिलीवरी चाहिए, प्रोडक्ट वैरायटी कितनी चाहिए, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। कि एग्जाम्पल, अगर कस्टमर सेम डे डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा है तो वेयर हाउस कस्टमर के आसपास होना चाहिए। अभी जैसे बताया था ना, तमिलनाडु में है तो वो वहीं के कस्टमर को जल्दी से जल्दी पहुंचा देगा। अगर वो दिल्ली से चीज जाएगी तो कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर हमारा आता है इसमें कॉस्ट, कंपनी का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, जैसे इन्वेंट्री कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फैसिलिटी कॉस्ट। सिंपल शब्दों में समझो, वेयर हाउस ज़्यादा बनाओगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, वेयर हाउस कम बनाओगे तो डिलीवरी स्लो हो जाएगी। फिर आता है हमारा स्ट्रेटेजिक गोल्स। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होता है, कंपनी का गोल क्या है, लो कॉस्ट है तो कम से कम बनाना चाहेंगे क्योंकि डिलीवरी धीरे कर सकते हैं। अगर हाई रिस्पॉन्सिव हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे क्योंकि उससे फास्ट डिलीवरी हो सकती है, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करी जा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक्स डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लॉजिस्टिक्स डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस ये होती है, सिंपल शब्दों में समझ लो, कस्टमर को प्रोडक्ट टाइम पे मिले, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल में रहे, वेयर हाउस लोकेशन सही हो तो डिलीवरी फास्ट हो जाती है, ओवरऑल सप्लाई चेन परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। कुछ ये हमारे इंपॉर्टेंस है। मतलब लॉजिस्टिक नेटवर्क डिज़ाइन का इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये डिसाइड करता है कंपनी का प्रोडक्ट का फ्लो स्मूथ, फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क फॉर FMGC। FMGC का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक, जैसे सोप्स, बिस्किट, खाना पीना, डेली डेली के इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें होती हैं। FMGC का रिक्वायरमेंट क्या होती है, हाई अवेलेबिलिटी होती है क्योंकि हर जगह इजीली मिलना चाहिए, लो कॉस्ट होती है क्योंकि चीप डिलीवरी सिस्टम ये सपोर्ट करते हैं क्योंकि डेली चीज़ें इस्तेमाल करी जा रही हैं। यहाँ पे एक तरीके से समझ लो, अगर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ने बड़ा माना है तो उसमें अमेजॉन का एग्जाम्पल समझ लो, FMGC में समझ लो जेप्टो है हमारा, ठीक है, इंस्टामार्ट है, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आती हैं, FMGC, क्योंकि ये डे टू डे वाली जो चीज़ें होती है ये जल्दी डिलीवरी पहुंचाते हैं, इनका जल्दी का काम होता है। अब किसी को जैसे खाने पीने की चीज़ चाहिए तो वो यही उम्मीद रखेगा ना कि वो तुरंत ऑर्डर करे क्योंकि क्रेविंग्स कभी भी हो सकती हैं। फिर हमारा आता है सुटेबल नेटवर्क। सुटेबल नेटवर्क का ये मतलब होता है यानी प्रोडक्ट शॉप में अवेलेबल हो और कस्टमर वहीं से पिकअप करे, ठीक। इसके बाद इसको एक और कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर स्टोरेज विद कैरियर डिलीवरी भी आता है इसमें। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास स्टॉक हो और वहाँ से वो सप्लायर डिलीवर कर सके।
सप्लाई डिलीवर कर सके। इसके रीजंस क्या होते हैं? रीजन होता है हमारा जैसे एफएमजीसी कस्टमर को अभी चाहिए, टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अभी चाहिए मतलब तुरंत इस्तेमाल करना है, या डे टू डे एक्टिविटीज वाले जैसे पेन है, पेंसिल है, सोप है, शैम्पू है, खाने में जैसे चाय पत्ती है और चीनी है, ये सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं एक्टिविटी उनकी होती रहती है। इसलिए रिटेलर्स को डेंस नेटवर्क जरूरी होता है, क्योंकि आप किसी भी दुकान में जाएंगे तो मोस्टली कोई भी जो आप डेली इस्तेमाल वाले हैं वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि बाद में आना। मोस्टली का बात कर रहा हूँ, 99%, 1% को अलग निकाल देते हैं, एक्सेप्शन कहीं भी हो सकता है, कभी भी सामान खत्म हो सकता है, पर वो हमेशा वो स्टॉक बना के शॉप्स में रखते ही रखते हैं। तो ये था हमारा एफएमजीसी। इसी के साथ आगे है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे प्रोडक्शन प्लांट है, वेयर हाउस है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, रिटेलर है, कस्टमर है, ये एक्टिविटी चलती ही रहती है। इनसे इन तक का, इनसे इन तक का, इनसे इन तक का, इनसे इन तक का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ तक का हो सकते हैं। ठीक है, रिटेलर को सामान कुछ और लाना है, ठीक है, ये शॉप वाली फैक्ट्री या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो सकता है, या ये चीनी वाला हो सकता है। तो रिटेलर के पास जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहाँ से चीज़ें मंगाएगा। कस्टमर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, मान लीजिए इनको पेन चाहिए, इनको चीनी चाहिए, तो वो अपने अपने ज़रूरतों के हिसाब से वैसी ही दुकानों में, वैसे हर शॉप्स के पास मिल जाता है, पर यहाँ पे रिटेलर की बात करी जा रही है। रिटेलर सामान पहुंचाने वाला, बीच में एक शॉप वाला भी, एक मान लीजिएगा एक शॉप यहाँ पे होगी, वो भी यहाँ पे इसी नेटवर्क में जुड़ा होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब कुछ जुड़े होते हैं। ये फिगर याद कर लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो एक पेज तो ये भरवा ही देगा आपका। और ये जो मैंने एरोस बनाए, ऐसे एरोस बनाने डायरेक्टली वाले बनाएंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर ना समझ पाए, तो इससे अच्छा आप ये वाले बनाइएगा कि एक जगह, दूसरी जगह, फिर दूसरा, तीसरे से मल्टीपल जगह कनेक्ट कर दीजिएगा। तो प्रोडक्शन प्लांट वेयर हाउस, वेयर हाउस से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेलर तक का पहुंचाता है, रिटेलर से बाद एक बार बीच में लगा लीजिएगा शॉप्स वगैरह, शॉप्स एंड स्टोर करके, फिर उसके बाद कस्टमर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं हमारा मास्टर टॉपिक 4 की तरफ चलते हैं। मास्टर टॉपिक 4 क्या है हमारा? परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड प्लानिंग। इसमें हमारा SCOR और बुलपिप इफेक्ट की बात करी जा रही है। तो इसमें भी आपको देखने को मिल होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन तो सिर्फ 7-7 नंबर वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो। SCOR मॉडल या स्कोर मॉडल क्या कहता है, पहले ये समझते हैं। स्कोर मॉडल का फुल फॉर्म होता है सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर फुल फॉर्म में आ जाता है तो भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जामिनर का क्या भरोसा, ये चीज़ ही ना दे, आप ये पढ़ के जाओ, पूछ ले ऑपरेशन रेफरेंस तो ऐसा लगेगा कुछ और चीज़ है, ये भी मॉडल ना लिखे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे अगर ये चीज़ इतनी छुपा दी जाए तो ये तो कुछ अलग ही टॉपिक लगेगा ना। तो इसलिए हो सकता है आपको पता होना चाहिए सप्लाई चेन ऑपरेशन रेफरेंस स्कोर मॉडल को कहते हैं। ये एक फ्रेमवर्क है, मॉडल है तो फ्रेमवर्क हो गई ऑफकोर्स, जो कंपनी को हेल्प करता है सप्लाई चेन को एवेल्यूट करने में, परफॉर्मेंस को मेजर करने में और प्रोसेस को इंप्रूव करने में। स्कोर मॉडल सप्लाई चेन को 5 प्रोसेसेस में डिवाइड करता है। पहले 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एवेल्यूट करता है, मेजर करता है और इंप्रूव करता है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए। पहला इसमें क्या आता है, हमारा प्लान आता है। प्लान में क्या होता है, इसमें कंपनी प्लानिंग करती है, डिमांड कितनी आएगी, सप्लाई कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर आता है हमारा सोर्स में ये होता है, इसमें रॉ मटेरियल या रिक्वायर्ड गुड्स का परचेज कितना होगा या किया जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। मतलब सप्लायर से माल मंगाना कि कितना लेना है, कितने की ज़रूरत है, उतने हिसाब से हमें लेना है। मेक का मतलब होता है इसमें एक्चुअल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। फिर आता है हमारा डिलीवर में होता है, इसमें प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर करना होता है। यहाँ लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ कवर करा जाता है। फिर हमारा आता है लास्ट में रिटर्न में होता है, अगर प्रोडक्ट रिटर्न, रिपेयर, रिप्लेस या रिसाइकल का केस हो तो उसे हैंडल करना। मतलब रिवर्स लॉजिस्टिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, या रिवर्स लॉजिस्टिक्स वाला पार्ट होता है, वही सेम चीज़ लिख देनी है आपको। फिर आता है हमारा बुलपिप इफेक्ट। ये होता है, पहले इसका मतलब समझ लो क्या होता है। रिटेल लेवल पे डिमांड थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन जैसे जैसे सप्लाई के ऊपर आते हैं तो वहां पे हमें एक बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उसे कहते हैं हम लोग बुलविप इफेक्ट। ऑर्डर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे कहते हैं। फिगर से समझोगे और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कस्टमर ने थोड़ी सी डिमांड करी, रिटेलर तक का पहुंची, उसने थोड़ी और बढ़ा दी, उसके बाद धीरे धीरे जब आगे मैन्युफैक्चरर या सप्लायर तक का पहुंचे तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल गया। ठीक है, कस्टमर ने तो थोड़ी सी डिमांड करी थी, पर आखिरी जब सप्लायर तक का बात पहुंची तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, उसे हम कहते हैं बुलविप इफेक्ट। वापस आते हैं बुकिश लैंग्वेज की तरफ। बुकिश लैंग्वेज में सिंपल एग्जाम्पल से और समझ लोगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। कस्टमर ने शॉप से 10 पैकेट्स एक्स्ट्रा ले लिए, रिटेलर सोचता है कि डिमांड बढ़ रही है इसलिए वो 50 पैकेट का आगे ऑर्डर दे देता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 200 ऑर्डर का मैन्युफैक्चरर को भेज देता है कि 200 ऑर्डर हमें चाहिए। मैन्युफैक्चरर फिर इसको बनाने के लिए सप्लायर से और ज़्यादा सामान खरीदेगा, जिससे वो डिस्ट्रीब्यूटर की डिमांड पूरी कर सके। यही जो रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन चेन बनती है, इसे ही बुलविप इफेक्ट कहते हैं।
कॉस्ट आता कहाँ से ये पता होना चाहिए। कॉजेस क्या हो सकते हैं? कॉजेस हो सकते हैं डिमांड फोरकास्ट एरर, रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड को गलत प्रिडिक्ट कर लेता है और ओवर ऑर्डर कर देता है। ठीक, फिर हमारा आता है इसी में ऑर्डर बैचिंग, कंपनीज में बल्क में ऑर्डर करती हैं एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब तो डिमांड पैटर्न अनइवन हो जाता है। पहले मान लीजिए कंपनीज नॉर्मल मांग रही हो या शॉप्स नॉर्मल चीज़ डिमांड कर रही हो, अचानक से उसमें डिमांड बढ़ जाए, हर शॉप वाला कहते कि हमें अब 10 ज़्यादा चाहिए, तो हो सकता है कि आगे डिस्ट्रीब्यूटर 10 की जगह, मतलब उसने जितने लोगों से कनेक्ट हो उनका रेशियो 10 निकला, तो 10 की जगह वो 20 की डिमांड कर दे, तो ये कहीं ना कहीं आगे हमें दिक्कत देखने को मिलती है, वही फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाता है। इसी में थर्ड जो हमारा होगा वो होगा हमारा प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन में क्या होता है, डिस्काउंट या सेल में कितना लोग एक्स्ट्रा बाइंग कर रहे हैं। अगर डिस्काउंट आ जाए या सेल आ जाए तो लोग क्या करते हैं, वो जो चीज़ें उनको ज़्यादा जरूरत भी नहीं होती तभी वो स्टोर कर लेते हैं या मंगा लेते हैं, रख लेते हैं। तो कंपनीज को लगता है कि रियल डिमांड बढ़ गई है, पर ऐसा नहीं होता है। फिर इसका कंट्रोल्स क्या होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल्स में ये होता है कि कैसे कंट्रोल करा जाए बुलवेप इफेक्ट, ये पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जैसे मतलब अगर रियल कस्टमर सेल्स देता है तो सब लेवल्स पे पास हो तो गेसिंग कम हो जाएगी, ऑर्डर एक्यूरेट बनाने पड़ेंगे या मंगाने पड़ेंगे। मतलब अगर रियल कस्टमर सेल्स का डेटा है उनका हमारे पास हर लेवल का, तो उससे क्या होगी, गेसिंग हमें कम करनी पड़ेगी। हम लोग डेटा के ही हिसाब से काम करेंगे, इन्फॉर्मेशन के ही हिसाब से काम करेंगे, तो हमें ऑर्डर एक्यूरेट कितने भेजने हैं कितने मंगाने हैं, ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन डेटा बताता रहेगा। फिर आता है रिड्यूसिंग लीड टाइम। लीड टाइम कम होगा तो कंपनीज को सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा स्टॉक या ऑर्डर नहीं मंगाना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। फिर आता है वेंडर मैनेज इन्वेंट्री, वीएमआई। वीएमआई में क्या होता है कि इसमें वेंडर सप्लायर इन्वेंट्री मैनेज करता है, तो ऑर्डर कंफ्यूजिंग और ओवर स्टॉकिंग कम होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आता है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर था ना हमारा ऊपर, तो वही फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होते हैं। इस पे परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए दो मेजर टाइप चाहिए होते हैं। एक हमारा होता है फाइनेंशियल, दूसरा हमारा होता है नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में होता है टोटल सप्लाई चेन कॉस्ट, मतलब इसमें सप्लाई चेन चलाने का टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पड़ रहा है, स्टोरेज पड़ रहा है, इन्वेंट्री पड़ रहा है, हैंडलिंग पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर इसमें आता है कैश टू कैश साइकिल टाइम, कंपनी को पैसा स्टॉक कितने टाइम तक का स्टक रहता है, मतलब और वापस कैश कब बन के आता है। कई बार चीज़ें साइकिल चलती रहती है तो वो उधारी पे भी चलती रहती है, तो इस बार पैसा अटक जाता है, तो वो सारी चीज़ें। फिर हमारा आता है रिटर्न ऑन एसेट्स, ROI आपने कहीं ना कहीं HR में और उसमें सुना ही होगा, पहले ऑपरेशंस वाले में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, ROA। कंपनी अपने एसेट्स, वेयर हाउस, मशीन, इन्वेंट्री को यूज करके कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ये यहाँ पे काउंट करा जाता है। फिर हमारा आता है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन ये होता है टोटल सेलिंग के बाद कितना प्रॉफिट बचा, ये सारी चीजें। फिर नॉन फाइनेंशियल पे आते हैं। नॉन फाइनेंशियल में क्या होता है, वन टाइम डिलीवरी रेट, कितने ऑर्डर्स टाइम पे डिलीवर हुए ये देखा जाता है। कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर कितनी कंप्लेंट्स कर रहे हैं उनके डैमेज, लेट डिलीवरी या रॉन्ग आइटम पे। ठीक, फिर हमारा आता है ऑर्डर फिल रेट, कस्टमर को ऑर्डर कितना कंप्लीट फुलफिल हुआ, 100 आइटम्स मंगाए थे तो उसमें 100 में से उसको कितने मिले, 100 मिले या 80 मिले, ये सारी चीज़ें। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स टाइम, इसमें डिमांड चेंज हो जाए तो सप्लाई चेन कितनी फास्ट एडजस्ट कर पा रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर हमारा आता है डिमांड ड्रिवेन सप्लाई चेन। डिमांड ड्रिवेन सप्लाई चेन में ये होता है कि प्रोडक्शन अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल कस्टमर डिमांड से ट्रिगर होता है, ना कि सिर्फ फोरकास्ट या गेस करने से। इसमें हम लोग जो अभी बात कर रहे थे ना, डेटा के हिसाब से चलना होता है, ना कि गेसिंग पे या फोरकास्ट पे। इसको और इजी तरीके से बता देता हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पुल सिस्टम, पुश सिस्टम। पुल सिस्टम होता है हमारे पास और पुश सिस्टम होता है। पुल सिस्टम में क्या होता है, डिमांड ड्रिवन होती है, डाटा के हिसाब से हम लोग चीजें चलेंगे। और पुश सिस्टम में क्या होता है, फोरकास्ट करते हैं, कि हम लोग फोरकास्ट करते हैं कि अगर अभी कस्टमर 2 प्रोडक्ट मंगा रहा है तो हो सकता है फ्यूचर में वो 4 मंगाए या 8 मंगाए, ये सारी चीजें। डिमांड ड्रिवन में कंपनी तभी प्रोड्यूस या सप्लाई करती है जब रियल डिमांड आती है, जब मतलब हमारे पास एक्चुअल में, होटल के हिसाब से समझ लो या रेस्टोरेंट के हिसाब से समझ लो। रेस्टोरेंट में क्या होता है ना कि मान लो 1 रोटी मंगाई, ठीक, 1 दाल मंगाई और 1 प्लेट चावल मंगाया, ठीक है, राइस। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें पुल सिस्टम का इस्तेमाल करना है। हम लोग पहले से नहीं बना के रखते हैं कि ये कस्टमर आएगा इसको यही सारी चीज़ें चाहिए, उसने मेन्यू कार्ड देखा, उसके बाद वो यहाँ पे ऑर्डर करेगा 1 रोटी 1 दाल 1 चावल, जो भी ऑर्डर करता है, तो ये पुल सिस्टम में आएगा। इसके बाद रेस्टोरेंट के किचन में जो चीज़ें बनेंगी वो कस्टमर के हिसाब से बनेंगी, पहले से नहीं बना के रखेंगे। जो हमारा पुश सिस्टम होता है वो बेकरी में देखने को मिलता है, ऑलरेडी केक्स बने हुए होते हैं, कस्टमर आता है, जो केक उसको अच्छा लगता है वो लेके चला जाता है। ये फोरकास्ट पे डिपेंड होता है। और पुल सिस्टम जो होता है वो हमारे डिमांड पे होता है, जो डिमांड करी जाएगी वो बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब इसका फायदा भी एक होता है कि जब ये हमारा होता है पुल सिस्टम, इसमें क्या होता है, ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है पहले से, तो सामान वेस्ट नहीं होता है, सब सामान बच जाता है, ठीक है। डाटा ड्रिवन का मेनली इंपॉर्टेंस एक याद रखना, ओवर स्टॉकिंग नहीं होती है इसमें, वेस्ट कम होता है और रिड्यूस कॉस्ट होती है। तो 3-4 पॉइंट्स है, वो अगर आप लिख के आते हैं अच्छे खासे नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अपने 6th मास्टर टॉपिक की तरफ। 6th मास्टर टॉपिक है हमारा
टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी मतलब ग्रीन एससीएम के अंदर पूछा जाने वाला। ग्रीन एससीएम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं आपको एनर्जीज जैसे हैं उनको कैसे सेव करना है और प्रदूषण कैसे कम करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात हर सब्जेक्ट में निकाली जाती है। ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। जो कंपनीज ग्रीन एससीएम फॉलो करती हैं या ग्रीनरी की तरफ जाती हैं उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है, एक तरीके से अभी ट्रेंड चल रहा है। पहले चलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, मतलब कि आईटी इन एससीएम एंड लॉजिस्टिक्स। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सप्लाई चेन में बिल्कुल नर्वस सिस्टम जैसे काम करती है। जैसे बॉडी में नर्व्स इंफॉर्मेशन फास्ट भेजती हैं, वैसे ही आईटी सप्लाई चेन के हर पार्ट को कनेक्ट करती है और कोऑर्डिनेशन ईजी बनाती है। आईटी से एससीएम में क्या हेल्प होती है ये समझ लो। इसमें क्या होता है, रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। जीपीएस और आरएफडी के मदद से इसका मतलब यूज़ करके कंपनी को पता रहता है गुड्स अभी कहाँ है, डिलीवरी कब तक होगी, डिले होगा या नहीं होगा। फिर आता है हमारा डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन में होता है ईआरपी सिस्टम्स कंपनी के डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, जैसे फाइनेंस, सेल्स, ऑपरेशंस, मतलब सबको सेम डाटा मिलता है, कंफ्यूजन नहीं होता इससे। फोरकास्टिंग में मदद करती है। एआई टूल्स जैसे पास्ट डेटा या ट्रेंड एनालिसिस को मतलब ट्रेंड्स को एनालिसिस करके डिमांड प्रिडिक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे प्लानिंग बेटर होती है। पेपरलेस वर्क। पेपरलेस वर्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई जिसे कहते हैं। ऑर्डर और इनवॉइस ऑटोमेटेड हो जाते हैं, मतलब पेपर वर्क कम होता है, स्पीड ज़्यादा होती है और एरर कम हो जाता है। इसी के आगे बढ़ते हैं अब कि लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आईटी का क्या इस्तेमाल होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। लॉजिस्टिक्स में आईटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम, ट्रैकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। आईटी लॉजिस्टिक्स को कैसे इंप्रूव करती है, शिपमेंट का स्टेटस लाइव पता चलता रहता है। कोई भी अगर सामान भेजा जा रहा है तो हमें पता रहता है कि वो कहाँ तक का पहुँच गया है या कब तक पहुँचेगा, ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन में जो प्लानिंग होती है वो बेटर बनाने में मदद करती है। डिलीवरी फास्ट और रिलायबल बनती है। डॉक्यूमेंट्स इजी मैनेज हो जाते हैं। ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। अब ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ग्रीन एससीएम की तरफ चलते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है सप्लाई चेन में एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, मतलब कंपनी ऐसे मेथड यूज करे जिससे पॉल्यूशन कम हो, वेस्ट कम हो, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो और एनर्जी सेविंग हो। सिंपल वर्ड्स में सप्लाई चेन को इको फ्रेंडली बनाना। एससीएम का फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ग्रीन डिजाइन, ग्रीन डिजाइन मतलब होता है प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करना कि मटेरियल कम यूज हो, प्रोडक्ट रिसाइकेबल हो और वेस्ट मिनिमम हो। फिर आता है ग्रीन सोर्सिंग। इसका मतलब होता है सप्लायर सेलेक्ट करना कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिस फॉलो करते हो, मतलब एनवायरनमेंट को कम हार्म हो, मतलब हो ही ना वैसे कम से कम हार्म हो। फिर हमारा आता है ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पॉल्यूशन के टाइम पॉल्यूशन रिड्यूस करना, इसके बाद एनर्जी यूज कम करना, वेस्ट कंट्रोल करना। फिर ग्रीन लॉजिस्टिक्स, इसमें होता है लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना, जैसे बेस्ट रूट चूज करना जिसमें फ्यूल सेविंग हो सके, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना ताकि फ्यूल कंजम्पशन और पॉल्यूशन कम हो। फिर इसके बाद आता है रिवर्स लॉजिस्टिक्स। रिवर्स लॉजिस्टिक्स में होता है साइक्लिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, मतलब यूज प्रोडक्ट को वापस कलेक्ट करके रिसाइकल करना, रिफर्बिश करना या प्रॉपर डिस्पोज कर देना ताकि कम से कम वेस्ट हो और वेस्ट जो रहे वो हमारे कंट्रोल में रहे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो उसके लिए ऑल द बेस्ट। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, फील फ्री टू कमेंट। और जो भी फीडबैक मेरे लगे कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है वो भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।